हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीके स्टडी मटेरियल में। आज हम क्लास 10th वालों के लिए सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मस्ट DVI लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। भारतीय अर्थव्यवस्था पर मामंदी के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पहला नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। भारतीय अर्थव्यवस्था पर मामंदी के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। चलिए इसका आंसर है भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव। कौन नंबर आंसर है। इस महामंदी के काल में भारत के आयात और निर्यात व्यापार में कोई 50% की कमी आ गई। ठीक, भारत में जो व्यापारी करना है तो उसमें 50% की कमी आएगी महामंदी के कारण। ठीक, ख नंबर आंसर है इस महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर विशेष रूप से विनाशकारी प्रभाव पड़ा। ठीक, बंगाल में जो बंगाल में पटसन पैदा करने वाले लोग हैं उस पर बहुत बड़ा विनाशकारी प्रभाव पड़ा। ठीक, उसके बाद है पटसन के मूल्य में कोई 60% गिरावट आ गई। पटसन, ठीक, जिसमें 60% की गिरावट आ गई, जिससे बंगाल के पटसन उत्पादक बर्बाद हो गए और कर्ज के तले दब गए। कर्ज के बोझ उस पर बढ़ता गया। ठीक, कर्ज के बोझ उस पर बढ़ता गया। ठीक, ग नंबर है छोटे छोटे किसान भी इस बर्बादी से नहीं बच सका। छोटा छोटा किसान भी इस बर्बादी से नहीं बच सका था। ठीक, बहुत सबको हानि हुआ था। उनकी आर्थिक दशा खराब होती जा रही थी महामंदी के कारण। उसकी आर्थिक दशा जो होता है ना बहुत खराब हो रही थी। सरकार ने उनके भूमि कर यानी कि उसको भूमि के द्वारा जो कर लिया था ना उसको भी अन्य कर में कोई कमी नहीं किया। कर में कोई कमी भी नहीं किया था। ठीक, गवर्नमेंट क्वेश्चन है 1930 ईस्वी में शुरू होने वाले सिविल अवज्ञा आंदोलन इस आर्थिक मंदी का सीधा परिणाम था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र अशांति का क्षेत्र बन चुका था। क्योंकि ग्राम में तो मिडिल क्लास फैमिली के लोग रहते हैं ना, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र अशांति का क्षेत्र बन चुके थे। अपना खाता था, कमाता था। ठीक ना, तो महामंदी के कारण ये सब को काफ़ी हानि हुआ। ठीक, सेकंड नंबर क्वेश्चन है अफ्रीका में स्थानीय निवासियों को काम पर लगाए रखने के लिए यूरोपियों द्वारा कौन कौन उपाय किए गए। अफ्रीका में जो है ना स्थानीय निवासियों को काम पर लगाए रखने के लिए यूरोपियों द्वारा कौन कौन उपाय किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर है कि अफ्रीका में स्थानीय निवासियों को काम पर लगाए रखने के लिए यूरोपियों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए। कौन नंबर है इसका आंसर। लोगों पर भारी कर लगाए गए, उस पर इतना कर्ज दिया, मतलब कर्ज दिया कम लेकिन बहुत ज़्यादा उसको बोल दिया गया कि इतना दिया कर्ज तो लोग को कमाना ही पड़ेगा ना। इसलिए लोगों पर भारी कर लगाए गए, जिनका भुगतान तभी संभव था जब वे बागानों अथवा खदानों में नियमित रूप से वेतन पर कार्य कर रहे हो। ठीक, इतना उसको कर्जा बोल दिया कि इतना कर्जा है कि उसको कमाते कमाते वहीं पर चुकाना पड़ा। ख नंबर आंसर उत्तराधिकार कानून में परिवर्तन किया गया, जिसके अनुसार परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलना निश्चित हुआ। इससे परिवार के शेष सदस्यों को श्रम बाजार में लाने की सहायता मिली। ठीक, गौ नंबर है खान कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया गया तथा उनके स्वतंत्रता पूर्वक घूमने फिरने पर पाबंदी लगी। वहाँ जो काम करने वाले लोग थे ना उसको स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने पर रोक लगा दिया गया था। ठीक, 3 नंबर क्वेश्चन टाइपिंग मिस हुआ है। बहुत सारे मजदूर स्पेनिंग जेनी के इस्तेमाल का विरोध क्यों कर रहे थे। या फिर इसमें ये भी पूछ सकता कि स्पेनिंग जेनी क्या था, इसका आविष्कार किसने किया था। तो चलो जानते हैं कि मजदूर स्पेनिंग जेनी के इस्तेमाल का विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि यह मशीन एक ही समय में अनेक मजदूरों का काम कर लेती थी, जिससे इनकी जहाँ 100 मजदूर काम करते थे ना वहाँ एक अकेले मशीन काम करके ख़त्म कर देता था, जिससे मजदूरों की हानि होता है और उसकी रोजी रोटी नहीं चल पाता था। ठीक ना, इसलिए मजदूरों ने इसका बहिष्कार किया था। स्पेनिंग जेनी मशीन में एक ही पहिए में अनेक तकलियाँ लगी होती थी तथा एक ही मजदूर एक पहिया घुमाकर अनेक तकलियों को घुमा देता था। ठीक है, उसमें एक ही मजदूर अनेक पहिया को घुमाकर काम चला लेता था। उसमें ज़्यादा मजदूर की ज़रूरत नहीं, तो जिससे बाकी मजदूर बेरोजगार घूमता रहता था। ठीक, इसलिए मजदूरों ने इसका बहिष्कार किया था।
ख नंबर है, जबकि इससे पहले एक पहिए की मशीन केवल एक ही तकली को घुमा सकती थी। इससे पहले क्या था कि ये मतलब जो मशीन का एक पहिया था ना, तो एक ही मजदूर घुमा सकता था, ठीक है ना। लेकिन अब जो मशीन आ गया, इसमें एक ही मजदूर लेकिन बहुत सारे पहिए को घुमा सकता था। इस मशीन के कारण कई मजदूरों को काम से हटना पड़ा, ठीक। स्पिनिंग जेनी के कारण उत्पादकता बढ़ गई, परंतु इसने बेरोजगारी को बढ़ावा दिया। बेरोजगारी के कारण मजदूर स्पिनिंग जेनी को अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1764 ईस्वी जेम्स हरग्रीव्स ने किया था, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन है 5 नंबर, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था। 3 कारणों की व्याख्या करें, ठीक। आंसर था सूरत पूर्व औपनिवेशिक काल का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, ठीक, जहां से पश्चिमी एशिया के साथ होने वाला व्यापार काफ़ी समृद्ध था। तेजी से बदलती परिस्थितियों में कोलकाता और बम्बई नए औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे थे, जबकि सूरत जैसा विकसित केंद्र हाशिए पर पहुंच गया, ठीक। कौन सा इसका आंसर है? 18वीं सदी के अंत तक यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। पहले उन्हें स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियायतें हासिल की और इसके बाद उन्होंने व्यापार पर इजारेदारी अधिकार प्राप्त कर लिए, ठीक। उसके बाद देखो खबर है, इससे सूरत व हुगली दोनों पुराने बंदरगाह कमजोर पड़ गए। यहाँ से होने वाले निर्यात में नाटकीय कमी आ गई। नए बंदरगाह के जरिए होने वाला व्यापार यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में था, ठीक। गौ नंबर है, पुराने बंदरगाह की जगह नए बंदरगाह बम्बई व कलकत्ता का बढ़ता महत्व औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताकत का संकेत था, ठीक। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? पहले विश्व युद्ध के समय, ठीक है ना। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औपनिवेशिक उत्पादन क्यों बढ़ा? इसका अनेक कारण है, ठीक है। कौन नंबर कारण देखिए, 1 नंबर कारण कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया, क्योंकि यहाँ पहले भारत का मतलब अंग्रेजों का शासन था ना भारत में, तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका ध्यान अपने बचाव में लग गया। वह अब भारत में अपने माल का निर्यात नहीं कर सकता था, जिसके कारण भारत के उद्योगों को पनपने का अवसर प्राप्त हो गया। भारतीय किसान मतलब उस ज़्यादा से ज़्यादा अनाज प्राप्त करने लगा, मतलब उपजाने लगा। खबर, इंग्लैंड के सब कारखाने निर्यात में विभिन्न चीज़ें बनाने की बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गई, इसलिए भारतीय उद्योगों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। इंग्लैंड अंग्रेज जो यहाँ शासन कर रहा था, वो तो विश्व युद्ध में लग गया, मतलब सामान बनाने में, सैनिक सामग्री बनाने में, इसलिए भारतीय उद्योगों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार भी मिल गया। गौ नंबर है, एक विशाल देसी बाजार मिलने के अतिरिक्त भारतीय उद्योगों को जब सरकार द्वारा भी अनेक चीज़ें जैसे फौज के लिए वर्दी, बूट आदि बनाने, टेंट आदि बनाने, घोड़ों के लिए अनेक प्रकार का सामान बनाने आदि के ऑर्डर मिल गए, तो उसमें नई जान आ गई। जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, भारतीय उद्योग की प्रगति करता गया। जब अंग्रेज भारत में मतलब शासन कर रहे थे, उस प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, तो मतलब अंग्रेज जो था अपने इंग्लैंड से भारत कुछ नहीं मतलब भेज नहीं पा रहा था, क्योंकि उस मतलब वहाँ जो उद्योग था ना, वो सैनिक सामग्री बनाने में लग गया था, और जिससे उस अंग्रेज भी हमारे देश के उद्योग से फौज के लिए वर्दी, बूट आदि मतलब टेंट वगैरह वगैरह बनाने के लिए आदेश दिया, जिससे यहाँ मतलब यहाँ के उद्योगपति में नई जान आएगी। जैसे कि मतलब मान लो कि प्रथम विश्व युद्ध हमारे भारतीय उद्योगपति के लिए अच्छा रहा था। पुराने कारखानों के साथ साथ बहुत सारे नए कारखाने खुल गए, जिससे उद्योगपतियों को ही नहीं वरन वही मजदूरों और कारीगरों को भी चांदी हो गई। सोचो, जब पुराने कारखाने था, उसके बाद फिर नया जो आ गया, तो उसमें मजदूरों का भी फायदा हुआ, क्योंकि उसमें काम करके अपने रोजी रोटी चलाएगा वो, ठीक है ना। और उनके वेतन भी बढ़ गए, जिससे उनकी काया पलट हो गई, ठीक, उसमें परिवर्तन हो गया, ठीक। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को फांसा देकर भारतीय नेताओं ने स्वदेशी पर अधिक बल देना शुरू कर दिया। जब ब्रिटिश सरकार विश्व युद्ध में फंस गया था, तो अपने देश की वस्तुओं को ज़्यादा प्रयोग में लाने लगा। ये हमारे देश के लोग ने भारतीय उद्योगों के लिए सोने पर सुहागा वाली बात हो गई। इस प्रकार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में प्रथम विश्व युद्ध भारतीय उद्योगों के लिए एक वरदान साबित हुआ, ठीक है ना। मोस्ट BBI क्वेश्चन है,
गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। मोस्ट भी आपके झारखंड बोर्ड के लिए निश्चित आएगा ही आएगा ये वाला। चलिए, गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ। गेहूं एक खाद्य फसल है, ठीक है ना। इसके लिए तापमान कितना होना चाहिए? गेहूं एक शीत उष्ण कटिबंधीय फसल है। इसके लिए 20 डिग्री का तापमान होना आवश्यक है। तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होना आवश्यक है, ठीक है ना। वर्षा कितना होना चाहिए? 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा गेहूं की खेती के लिए आवश्यक है। गेहूं की खेती में सिंचाई भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। वर्षा तो 50-60 सेंटीमीटर होता है, बट उसको सिंचाई करना भी आवश्यक है, ठीक है ना। मिट्टी कौन होना चाहिए? गेहूं की खेती के लिए दोमट मिट्टी का होना आवश्यक है। दोमट मिट्टी, ठीक। मिट्टी में पर्याप्त नमी व ठंडा मौसम गेहूं की फसल के लिए जरूरी होता है, ठीक। गौर में रहे कि गेहूं की फसल के लिए पकते समय बादल रहित आकाश आवश्यक है। बादल रहित आकाश मतलब बादल नहीं होना चाहिए, ठीक ना। गेहूं अधिकतर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार के आदि क्षेत्रों में होती है, ठीक। अब क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव का वर्णन करें। मोस्ट VVI है झारखंड बोर्ड के लिए, 2022 में जरूर पूछेगा। 7 अप्रैल को निश्चित ही आएगा ही आएगा। ये दोनों क्वेश्चन हमारे लिए मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे विचार से, ठीक है ना। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के पड़ने वाला प्रभाव निम्नलिखित है, ठीक। भारत में निर्वाह कृषि के साथ साथ व्यापारिक कृषि का तेजी से विकास हुआ है। आज भारतीय किसान उसी फसल के उत्पादन पर बल देता है जिससे उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होता है, ठीक ना। भारतीय किसान के मतलब वो वैसा फसल उपजाना चाहता है जिसमें उसे अधिक से अधिक लाभ हो, ठीक। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि यंत्र तथा नई तकनीकों का प्रयोग होने लगा, जिससे फसलों के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि होती है। जैसे उर्वरक हो गया, बाय पावर, इस इत्यादि इत्यादि, मतलब आधुनिक जो मतलब हुआ ना तकनीक, उसका उपयोग होने लगा है, जिससे फसलों के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि भी हुई है, ठीक ना। वैश्वीकरण से भारत के कई कृषि उत्पाद के निर्यात में वृद्धि हुई है, ठीक। उत्तम बीजों के प्रयोग से कृषि उत्पादन की गुणवत्ता भी बढ़ गई है। अतः किसान को अपने उत्पादन का पहले से कहीं अधिक मूल्य प्राप्त होने लगा है। दाम भी इसका बढ़ गया है, ठीक ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयले के वितरण पर प्रकाश डालें। भारत में कोयले का लगभग 21,400 टन भंडार है। भारत में कोयले का लगभग 21,400 करोड़ टन भंडार है, ठीक। आजकल भारत में प्रतिवर्ष 33 करोड़ टन कोयला निकाला जाता है। 33 करोड़ टन प्रतिवर्ष, मतलब एक वर्ष में 33 करोड़ टन कोयला निकाला जाता है भारत से। कोयले का अधिकांश क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। कुल उत्पादन का 2/3 कोयला झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में निकाला था। 2/3 कोयला पूरा भारत का 2/3, सोचो। झारखंड उसमें है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक। इस सब से निकाला जाता है, ठीक। उसके बाद है, शेष 1/3 कोयला आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है, ठीक। देश में प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र इस प्रकार हैं। झारखंड 1 नंबर में, झारखंड में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है, ठीक ना, पूरा भारत का। झारखंड प्रमुख खनन क्षेत्र बोकारो हो गया, झरिया, गिरिडीह, रामगढ़, ठीक। अब मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का प्रमुख क्षेत्र है उमरिया, सोहागपुर। उसका छत्तीसगढ़ का क्या है प्रमुख कोयला क्षेत्र? कोरबा और अंबिकापुर। और उड़ीसा का प्रमुख कोयला क्षेत्र संभलपुर और सुंदरगढ़ जिलों में, ठीक। उसके बाद की अगला क्वेश्चन है कि हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है? खनिजों के संरक्षण हमें क्यों करना चाहिए, बताइए इसका मुख्य कारण। या फिर खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक? खनिजों के संरक्षण की 3 विधियों का उल्लेख करें, ठीक। तो खनिजों को जब एक बार उपयोग करने के बाद उसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कोयला एक बार उपयोग किया तो फिर से पूरा मतलब फिर से कोयला पाएगा उसको नहीं। उसी तरह खनिजों को एक बार उपयोग करने के उपरांत उसे दोबारा पाया नहीं जा सकता है। खनिजों का दुरुपयोग किया गया तो आने वाली पीढ़ियों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए खनिजों का संरक्षण आवश्यक है, ठीक है ना। खनिजों के संरक्षण की 3 विधियाँ क्या क्या सोचो। खनिजों का उपयोग सुनियोजित ढंग से करना चाहिए, मतलब खनिजों का उपयोग जो मतलब सोच समझ के करना चाहिए, ठीक ना। खनिजों को बचाने के लिए उसके स्थान पर अन्य वस्तुओं के उपयोग करना चाहिए, मतलब उसके बारे में सोचना चाहिए। जहाँ खनिज मतलब होता है दूसरा भी होता है, तो हमको दूसरा चीज़ का उपयोग करना चाहिए जिससे हम खनिजों का संरक्षण कर सकें। गौ नंबर है, जहाँ जैसे संभव हो धातुओं के चक्रीय उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे लोहे को गलाकर लोहा बनाना, सोने को बनाकर सोना बनाना, ठीक ना। धातुओं को चक्रीय उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के उपाय बताएं।
ठीक। ऊर्जा संरक्षण के उपाय क्या क्या है? ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग के विकल्प विकसित किया जाना चाहिए, सही बात। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है, सही बात। अतः जहाँ तक संभव हो सके ऊर्जा की बचत की जानी चाहिए। गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, मतलब प्रोत्साहन मतलब उसको बढ़ावा देना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब वीडियो समझ में आया होगा। इस जितना भी बताए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट VVI जितना बताया ना, मोस्ट VVI है, जो कि 7 अप्रैल को ज़रूर आएगा, 100% मेरी गारंटी है। तो मैं आप सबों से उम्मीद रखते हैं कि आप सब अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो सब भी इसका लाभ उठा सके। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।